Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज चला रखा हूँ। आप मेरी ये सभी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। देखो, मैं प्रेजेंट टाइम आपको पढ़ा रहा हूँ पर्यावरण। क्या? पर्यावरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। पता होगा सबको, इन्वायरमेंट बोलते हैं। और इसका आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16। कौन सा? चैप्टर 16। इन्वायरमेंट का चैप्टर 16 पढ़ेंगे हम यहाँ पर आज। और चैप्टर 16 को बिल्कुल डिटेल से जीरो से लेके और बिल्कुल टॉप तक चलेंगे। तो देखो, प्रेजेंट टाइम में हम जो कॉन्फ्रेंस थी उनके बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सी कॉन्फ्रेंस किससे संबंधित है, कब हुई थी, कैसे हुई थी। तो देखो, हम प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। क्या पढ़ रहे हैं? जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, जिसमें हमने UNFCCC के बारे में पढ़ लिया, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ लिया, इसके अलावा कार्बन क्रेडिट के बारे में पढ़ लिया, जिसको हम कार्बन ट्रेडिंग भी बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे पेरिस सम्मेलन। इसके बारे में पेरिस सम्मेलन। देखो, सबसे पहली बात कि जो पेरिस सम्मेलन है किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास से संबंधित है। ये कहाँ पर हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था, और फ्रांस का पेरिस शहर में। कहाँ हुआ था? फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। कब हुआ था? 30 नवंबर टू 11 दिसंबर। कब हुआ था ये? 30 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच 2015 को हुआ। कब हुआ था? 2015 को हुआ था। 30 दिसंबर से लेकर और 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच में 2015 में फ्रांस के पेरिस में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी को उसका 21वां जो सम्मेलन हुआ था उससे संबंधित है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 21वें सम्मेलन से संबंधित है। साथ ही साथ ये CMP 11 से भी संबंधित है। ये दोनों बातें ध्यान रखना आपको कि जो पेरिस सम्मेलन है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 और CMP 11 से संबंधित है। 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 को हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इसका लक्ष्य क्या था भाई? जो पेरिस समझौता था उसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि धरती के बढ़ते तापमान तथा कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाना। धरती के बढ़ते तापमान तथा कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाना। क्या था? धरती के बढ़ते तापमान तथा कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाना। ये इसका क्या था? लक्ष्य था। क्या था? एक इसका लक्ष्य था। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आगे कंटिन्यू रहते हुए हम बात करते हैं आगे कि जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वो इसी से संबंधित है। जो विश्व पृथ्वी दिवस है किससे संबंधित है? विश्व पृथ्वी दिवस पेरिस समझौते से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेरिस सम्मेलन से। कि जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो पेरिस सम्मेलन से संबंधित है। और ये कब मनाया जाता है?
22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जो कब से मनाया जा रहा है? 1970 से मनाया जा रहा है। कि जो विश्व पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1970 से मनाया जा रहा है। ठीक है। अब जो विश्व पृथ्वी दिवस है इसका लक्ष्य क्या है? ये क्यों मनाया जाता है? भाई लोगों, जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो क्यों मनाया जाता है? एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई ये क्यों मनाया जा रहा है? तो इसका टारगेट है पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। किस लिए मनाया जाता है? पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति। लोगों को जागरूक करना। क्यों मनाया जाता है? पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जो कि पेरिस सम्मेलन से संबंधित है। ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पेरिस कॉन्फ्रेंस की जो इम्पोर्टेंट बातें थी, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आपके। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्स पड़ रहा है क्योंकि सामने वॉल पर जो कांच लगा हुआ है वहाँ से डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है कि देखो, लेकिन अब क्लियर दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं इसी में। देखो, जो पेरिस समझौता था वो किससे संबंधित था? कार्बन उत्सर्जन में कमी और धरती के तापमान को बढ़ने से रोकना। ये दो टारगेट थे इसके। जो पेरिस समझौता था उसके दो टारगेट थे। पहला टारगेट था कार्बन उत्सर्जन में कमी करना और दूसरा था वो था कि धरती के बढ़ते हुए तापमान को कंट्रोल करना। क्या करना? धरती के बढ़ते हुए तापमान को कंट्रोल करना। तो देखो, विश्व के शीर्ष कार्बन उत्सर्जक देश, विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करने वाले देश, विश्व के शीर्ष कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश, विश्व के शीर्ष कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश कौन कौन से देश हैं जो विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं? तो उनमें हम बात करते हैं, एक साइड लिख लेते हैं देश कि कौन कौन से देश हैं, दूसरे साइड लिख लेते हैं हम विश्व का उत्सर्जन, विश्व का कार्बन उत्सर्जन, जो हम बात करेंगे परसेंट में। ठीक है। और तीसरी बात हम करते हैं प्रति व्यक्ति उत्सर्जन। क्या बात करेंगे? प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, जो कि मीट्रिक टन में। किसमें? मीट्रिक टन में। इन पॉइंटों के ऊपर हम यहाँ डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल से लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की। किसकी बात करते हैं? चाइना की। कि चाइना है जो विश्व का 25.36% कार्बन का उत्सर्जन करता है। कि चाइना विश्व का 25.36% कार्बन का उत्सर्जन करता है, जो कि प्रति व्यक्ति कितना है? 6.7%। कितना है? प्रति व्यक्ति 6.7 टन है, ना कि परसेंट। उसके बाद दूसरा कंट्री की हम बात करते हैं, वो है अमेरिका, जिसको हम बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यदि अमेरिका की बात की जाए तो वो है 14.4%। कितना है? 14.4%, जो कि प्रति व्यक्ति कितना है? 17 टन है। कितना है? 17 मीट्रिक टन है। उसके बाद तीसरी बात की जाए
तो जो तीसरी कंट्री है वो यूरोपियन देश है। कौन से हैं? यूरोपियन देश, यूरोपियन देश। और जो यूरोपियन देश है वो टोटल 10.16% कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, और यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति है वो 17 है। वैसे दिया हुआ नहीं है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में सभी को शामिल किया गया है, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति फिक्स नहीं निकाला गया कि फिक्स कितना है। तो यहाँ पर वैसे स्पेशली जो यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछता नहीं है कि यूरोपियन कंट्री में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कितना था, क्योंकि इसका कोई फिक्स डेटा नहीं आया है। और उसके बाद हम बात करते हैं चौथा, भारत। भारत विश्व का 6.96% कार्बन का उत्सर्जन करता है। जो भारत है वो विश्व के 6.96% कार्बन का उत्सर्जन करता है, जो कि प्रति व्यक्ति कितना है? 1.7 मीट्रिक टन। और वही बात की जाए पांचवा पॉइंट, तो वो है रूस का। किसका है? रूस का। जो रूस है वो विश्व का 5.36% कार्बन का उत्सर्जन करता है। रूस विश्व के 5.6% कार्बन का उत्सर्जन करता है, जो कि प्रति व्यक्ति कितना है? 12.6 मीट्रिक टन। कितना है? 12.6 मीट्रिक टन। यहाँ पर देखो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेगा वो। यहाँ पर वो पूछ सकता है कि विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करने वाला कौन सा देश है। तो यदि ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पर आएगा चाइना, कि जो चाइना है वो विश्व का 25.36% कार्बन उत्सर्जन करता है। उसके बाद आएगा अमेरिका, उसके बाद आएगा यूरोपियन देश, फिर आएगा भारत, फिर आएगा रूस। और यदि प्रति व्यक्ति बात की जाए तो सबसे पहले आएगा अमेरिका, उसके बाद आएगा रूस, उसके बाद आएगा चाइना, और उसके बाद आएगा भारत। ये आपको क्रम ध्यान रखना है। स्पेशली इसमें आप जो टॉप 3 हैं उनको ध्यान रखना, चाहे बाकी के मत याद करना, लेकिन जो टॉप 3 हैं उनको आपको सही ढंग से याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ सकता है। टॉप 3 से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है। और देखो मैं बिल्कुल फिक्स कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, रामायण नहीं लिखा रहा, महाभारत नहीं लिखा रहा, केवल मैं वो कंटेंट लिखा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। वे ऑफ एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट। एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट कंटेंट लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और वो सभी क्वेश्चन लिखवाता हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ना कि ऐसे कि चलो वैसे लिखा दिया, इतना मोटा रजिस्टर भरवा दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना हमें वो पढ़ना है जिससे हमारा जेआरएफ हो सके। नेट भी नहीं, हमारा टारगेट है जेआरएफ निकालना। क्या करना? जेआरएफ निकालना। हमें नेट के लिए तैयारी नहीं करनी है, हमें नेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओनली जेआरएफ। क्या चाहिए? ओनली जेआरएफ। और हमें जेआरएफ के लिए पढ़ना है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट ही जेआरएफ है। जब तक जेआरएफ नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं रुकेंगे। और ये भी है कि हम इस एग्ज़ाम के अलावा दोबारा से जेआरएफ की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अब की बार इसी एग्ज़ाम में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, और वो भी हर हाल में। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में कीड़ा चला लो, अपने खोपड़े में ये कीड़ा चला लो कि भाई जेआरएफ अब की बार लेना है, हर हाल में लेना है। चाहे 2 महीने तक कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे 1 मिनट भी क्यों ना सोना पड़े, 3-4 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फुल डाइट लो, अच्छी तरीके से डाइट लो, 3-4 घंटे सो, और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करो मत, और खींच के पढ़ो। 2 महीने में जेआरएफ 100% निकाल सकते हो। लोग 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन करके यूपीएससी निकाल देते हैं और आईएएस बन जाते हैं। ये तो जेआरएफ है, कोई ज़्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है, चुटकियों में निकाल सकते हो आप चाहो तो। बिल्कुल फिक्स कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको, रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, पीडीएफ भी ले सकते हो। उसके कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। यहाँ इसी एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है,
क्या है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा जिसका टारगेट है 75% प्लस मार्क्स दिलाने का। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, पीडीएफ ले लो, लेकिन पढ़ो, याद करो, हर किसी तरीके से पढ़ो, हर जगह पढ़ो। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, एयरफोन लगाओ, मोबाइल में पढ़ो, फोटो ले लो फिर मोबाइल में पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ो, रूम पर पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना है, जर्फ निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन। प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन जो कि मीट्रिक टन में, किसमें, मीट्रिक टन में, ठीक है। प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वो भी मीट्रिक टन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा है कतर में। कतर एक देश का नाम है, ये मैं आपको याद दिला देता हूँ। और यहाँ पर कितना है, 37.1% है। कितना है, 37.1, सॉरी 44 है, 44 मीट्रिक टन है। कतर में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कितना है, 44 है। उसके बाद है दूसरा त्रिनिदाद। कौन सा है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो में कितना है, 37.1 मीट्रिक टन। और उसके अलावा है कुवैत। कुवैत, और कुवैत में जो कार्बन उत्सर्जन है वो है 28.1 मीट्रिक टन। ये रट लो आप, 3 डेटा है, बिल्कुल सिंपल से डेटा है जिनको आपको केवल ध्यान रखना है। क्या करना है, ध्यान रखना है, रटना है, कुछ भी करना है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं करना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए, चाहे रटो कुछ भी करो। वीडियो कंप्लीट होता है, मैं 5 मिनट में आपका टेस्ट लूँगा, बिल्कुल इसी वीडियो में। उसमें मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन दूंगा, आंसर बताऊंगा। बिल्कुल ईमानदारी से हर क्वेश्चन का सही जवाब देना है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। विभिन्न देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन में विभिन्न देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य क्या है, विभिन्न देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य है। सबसे पहले हम बात करेंगे देश। देश के बाद हम लिखेंगे आधार वर्ष। आधार वर्ष का मतलब है कि यह रूल किस वर्ष में फिक्स किया गया था। उसके बाद है लक्ष्य प्राप्ति का वर्ष। क्या है, लक्ष्य प्राप्ति का वर्ष। और उसके बाद है कटौती, किसमें, कार्बन में, वो भी परसेंट में, ठीक है। हम बात कर लेते हैं, सबसे पहली कंट्री लेते हैं हम चाइना। चाइना ने अपना लक्ष्य रखा 2005, जिसे प्राप्त करना था 2030 तक। कब तक, 2030 तक। और 60 से 65% की कार्बन के उत्सर्जन में कटौती करनी थी। उसके बाद दूसरा लेते हैं हम यूरोपियन देश। दूसरा कौन सा है, यूरोपियन देश। और जो यूरोपियन कंट्रीज था उन्होंने टारगेट कब लिया, 1990 में। टारगेट कब तक का लिया, 2030 तक का। पूरा कब करने का टारगेट फिक्स किया। एक बात मैं थोड़े अलग तरीके से करवाता हूं इसको। भारत ने अपना टारगेट कब लिया, 2005 में।
टारगेट को कंप्लीट करने का टारगेट कितना लिया 2030 तक, कि भारत का आधार वर्ष 2005 था, लक्ष्य प्राप्ति का वर्ष 2030 था, ठीक है। और कार्बन में कितनी कमी करनी थी, वो कमी करनी थी 33 से 35%। कार्बन उत्सर्जन में कमी करनी थी 33 से 35%। आगे आता है तीसरे नंबर पर यूरोपियन देश, और यूरोपियन देशों ने अपना आधार वर्ष कब माना 1990 कि उन्होंने 1990 में लक्ष्य लिया और उस लक्ष्य को प्राप्त करना था 2030 तक। और इन्होंने कितना टारगेट लिया 40% का, कि भाई हम 40% कार्बन उत्सर्जन में कमी कर लेंगे। कब तक 2030 तक, कब से 1990 से, ठीक है। चौथा आता है रूस महोदय जी ने भी क्या किया, अपना टारगेट लिया 1990 में, क्योंकि ये भी एक यूरोपियन कंट्रीज है। इनका टारगेट कब तक का था, इनका टारगेट भी 2030 तक का था। इन्हें कितनी प्रतिशत कमी करनी थी, वो करनी थी भाई 25 से 30%, ठीक है, कि भाई मैं 25 से 30% कार्बन उत्सर्जन में कमी कर लूँगा। और उसके बाद पांचवें नंबर पर था अमेरिका, यूएसए। और अमेरिका ने टारगेट कब लिया 2005 में, पूरा कब करने का फिक्स किया 2025 में। कितने प्रतिशत कमी करने की बात बोली, 26 से 28%, ठीक है। ये था, ये कंट्रीज थे, ये उनका आधार वर्ष था जिस वर्ष उन्होंने लक्ष्य लिया, ये उनके लक्ष्य प्राप्ति का वर्ष था, और ये उनकी परसेंट कटौती थी कि हमें इतनी प्रतिशत कटौती करनी है। अब देखो यहाँ आप कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैंने तरीका बनाया। सबसे पहले चाइना, भारत, यूरोपियन देश और रूस, इन चारों का जो टारगेट वर्ष है वो बिल्कुल सेम है 2030, और जो पांचवा अमेरिका है उसका है 2025। तो आपको ध्यान रखना है यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, इंडिया और रूस, चारों का टारगेट प्राप्ति का वर्ष कितना है 2030, जबकि अमेरिका का 2025। उसके बाद आपको ध्यान रखना है चाइना, भारत और अमेरिका, इन तीनों का आधार वर्ष क्या है 2005। चाइना, भारत और अमेरिका तीनों का आधार वर्ष क्या है 2005 है। और यूरोपियन कंट्रीज और रूस का आधार वर्ष क्या है 1990। यूरोपियन देश और रूस का आधार वर्ष कितना है 1990। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यूरोपियन कंट्रीज और रूस का 1990 क्यों है। भाई लोगों, जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो आज से नहीं, बहुत पहले से विकसित है, बहुत पहले से शिक्षित है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो बहुत पहले से विकसित थे, तो इन्होंने पहले डिसाइड कर लिया कि हमें कार्बन उत्सर्जन में कमी करनी है, इसलिए इन दोनों ने क्या किया, पहले डिसाइड कर लिया। और बाकी के तीन थे चाइना, भारत और अमेरिका, इन्होंने बाद में डिसाइड किया। और ये परसेंट है, इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, किसी भी तरीके से याद करो, कुछ भी फंडा अपनाओ, कैसे भी कुछ भी करो, लेकिन इनको याद करो। क्या करो, याद करो, ठीक है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और भी मजा आ रहा होगा, कोशिश कर रहा हूं मैं बहुत अच्छे से समझाने की, ठीक है। अब आगे आ जाओ भाई। जो पेरिस समझौता था, पेरिस समझौता था, तो जो इसके सदस्य देश थे, सदस्य देशों का लक्ष्य था, क्या था, लक्ष्य था कि वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक सीमित रखना है।
समझ गए कि पेरिस समझौते में जो इसके सदस्य देश थे, उनका लक्ष्य था कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री के स्तर तक सीमित रखना, कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग है जो प्रतिवर्ष बढ़ रही है उसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। क्या करने नहीं देंगे? बढ़ने नहीं देंगे। ये किसका टारगेट था? पेरिस समझौते में इसके सदस्य कंट्रीज का टारगेट था। ठीक है। उसके बाद एक शब्द है INDC। ये शब्द है INDC, इसका फुल फॉर्म बता देता हूं। इंटेंड नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भावी राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान। क्या बोलते हैं? भावी राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान। क्या बोलते हैं हिंदी में? भावी राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान। ये क्या है? ये क्या है? कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य। क्या है? कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य है कि पेरिस समझौते में INDC इसका एक भाग है जिसको हम भावी राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान बोलते हैं। इंटेंड नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और भावी राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान क्या है? कि कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य। अभी मैंने बताया था कि हर एक कंट्री ने कार्बन उत्सर्जन में कमी का अपना एक लक्ष्य लिया था। वो कितना % लिया था, किस तरीके से लिया था, वही क्या है। कुछ ने 60% लिया था, कुछ ने 40% लिया था, किसी ने 30 से 35% लिया था। वो क्या है सारा था? वो कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य है जिसको हम भावी राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो पेरिस समझौता था वो क्या था? पेरिस समझौता था वो एक आंशिक रूप से बाध्यकारी। क्या था? आंशिक रूप से बाध्यकारी। क्या था? आंशिक रूप से बाध्यकारी, जबकि अंशतः स्वैच्छिक। स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित था। किस पर? सहयोग पर आधारित था। कि जो पेरिस समझौता था वो आंशिक रूप से बाध्यकारी था, जबकि अंशतः स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित था। दोनों कंडीशन थी। इसमें फिक्स टारगेट भी दिया गया था, उसको बाध्य भी किया गया था कि आपको ये चेंज करना है, और ये खुद की इच्छा पर भी डिपेंड था कि आप अपनी अकॉर्डिंग टारगेट ले सकते हो। जैसे कार्बन उत्सर्जन की कमी का टारगेट लिया था सभी कंट्रीज ने, जैसे भारत ने लिया था, यूरोपियन कंट्रीज ने लिया था, चाइना ने लिया था, जो अभी मैंने बताया था टेबल बना के 2005 में लिया, 2030 तक को कंप्लीट करना है, 30%, 40%। जैसे चीन ने 60 से 65% का लिया था, यूरोपियन कंट्रीज ने 40% का लिया था, भारत ने 33 से 35% का लिया था, और रूस ने 25 से 30% का लिया था, जबकि जो अमेरिका था उसने 26 से 28% का लिया था। ये क्या था? ये स्वैच्छिक था। दूसरी साइड कि इसमें जो सहयोगी देश हैं उनको कोशिश करनी है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना जाए। ये क्या था? ये बाध्यकारी था। इसमें आपको बाध्य किया गया था, कुछ भी करो कैसे भी करो, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और भी बात कर लेते हैं
ने पेरिस समझौते पर सिग्नेचर कब किया था? 2 अक्टूबर 2016 को भारत पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 62वां देश बना। कौन सा देश बना? 62वां देश बना। ठीक है। 4 नवंबर 2016 को पेरिस समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बना। क्या बना? अंतर्राष्ट्रीय कानून बना। 4 नवंबर 2016 को पेरिस समझौता अंतर्राष्ट्रीय कानून बना। तीसरी बात, भारत ने टारगेट लिया पेरिस समझौते में कि 2022 तक प्रत्येक परिवार को बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। साफ करके लिख देता हूं मैं। भारत ने टारगेट लिया क्या लिया? टारगेट लिया कि 2022 तक प्रत्येक परिवार को बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है कि भारत ने टारगेट लिया कि 2022 तक प्रत्येक परिवार को बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। किसके अंतर्गत लिया? पेरिस समझौते में। ठीक है, कभी गलत कर दो। और इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए भारत ने डिसाइड किया कि जो नवीनीकरण है विद्युत उत्पादन के स्रोत है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को 4 गुना बढ़ाकर 175 गीगावाट करेगा। कितना करेगा? 175 गीगावाट करेगा। कितना गुना बढ़ाएगा? 4 गुना बढ़ाएगा। किस तरीके से करेगा? 175 गीगावाट कुल करेगा, जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा द्वारा। किसके द्वारा? सौर ऊर्जा द्वारा। 60 गीगावाट पवन द्वारा। 10 गीगावाट जैव शक्ति द्वारा। किसके द्वारा? जैव शक्ति के द्वारा। और 5 गीगावाट किसके द्वारा? जल विद्युत के द्वारा। किसके द्वारा? जल विद्युत के द्वारा या लघुपन विद्युत द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कम 5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितनी बार? कम से कम 5 बार। तो आपको ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, पता नहीं दोबारा किसक जाए उसका खोपड़ा और क्वेश्चन पूछ ले, तो हमें उसका खोपड़ा किसी भी तरीके से खिसके कोई फर्क नहीं पटकना है। हमें क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि हमें JRF निकालना है। क्या करना है? JRF निकालना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पेरिस समझौता, जो मैंने आपको बिल्कुल सही ढंग से समझा दिया है। आपको समझ में आ गया होगा, पूरा विश्वास है मेरे को, पूरा कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा, उसमें हम बात करेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन की, मार्केट सम्मेलन की, वियना मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और इसके अलावा कार्बन सिंक के बारे में, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जो हमारा, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 17वां। कौन सा? चैप्टर 17वां।
अब आप एक बार वीडियो रोको और जो नोट्स बनाए हैं उनको सटा दे, 2 मिनट में रट दो। क्या करना है, 2 मिनट में रटना है। जो नोट्स बनाए हैं उनको वीडियो को रोक दो यहीं की यहीं, फिर मैं आपसे करता हूँ क्वेश्चन। 5 मिनट में हम पूरे वीडियो को एक बार रिवाइज करेंगे कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर तुरंत बताऊंगा, कोई टाइम नहीं दूंगा, तुरंत आपको आंसर बताना है। इस तरीके से आपको याद करना है, चाहे आप इसको 2 बार याद करो, 3 बार याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो को रोको, याद करो, फिर आपको क्वेश्चन का आंसर देना ही है, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक के पढ़ लिए होंगे अब तक। अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ भाई लोगों, ठीक है। बिल्कुल इसी कंडीशन में स्टार्ट करूँगा मैं, पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। पेरिस समझौता कब हुआ था, बताओ कि पेरिस समझौता कब हुआ था। कोप 21 में हुआ था, जिसको CMP 11 भी बोलते हैं। कोप 21 या CMP 11 में पेरिस समझौता हुआ था, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। कब हुआ था, 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 में, ठीक है। अब बताओ कि जो पेरिस समझौता था उसका लक्ष्य क्या था। बताओ, सोचो कि पेरिस समझौते का लक्ष्य क्या था। भाई लोगों, जो पेरिस समझौता था उसका लक्ष्य था कि धरती के बढ़ते हुए तापमान व कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना। क्या था, धरती के बढ़ते हुए तापमान व कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना। ये 2 लक्ष्य थे, किसके, पेरिस समझौते के। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। कब से मनाया जा रहा है, 1970 से। इसका उद्देश्य क्या है कि विश्व पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या टारगेट है इसका। लोगों को पृथ्वी के या पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए। किसके लिए, लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, वो कौन से सम्मेलन से या कौन सी कॉन्फ्रेंस से संबंधित था। क्वेश्चन बन रहा है कि 22 अप्रैल को जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वो कौन सी कॉन्फ्रेंस से संबंधित था। ऑप्शन ए पेरिस कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी UNFCC, ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बताओ क्या आंसर इसका। इसका आंसर है पेरिस कॉन्फ्रेंस, कि जो विश्व पर्यावरण दिवस विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, वो किससे संबंधित था, पेरिस समझौते से संबंधित था। सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कौन सा देश करता है, परसेंट के आधार पर बताना है कि परसेंट के आधार पर सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन सा देश करता है, वह कितना परसेंट करता है। सबसे ज़्यादा चाइना करता है 25%। उसके बाद कौन सा देश करता है, सोचो। क्वेश्चन को बोलते ही आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए, खोपड़े में सेट हो जाना चाहिए। सेकंड पोजीशन पर अमेरिका है, कितना परसेंट है, 14.4%। तीसरा है यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज कितना कार्बन उत्सर्जित करती हैं, 10.16%। चौथा है, तीसरा नहीं चौथा, एक अंगुली रह गई थी, चौथा है भारत। भारत विश्व का कितना प्रतिशत कार्बन उत्सर्जित करता है, 6.96%। और उसके बाद है रूस। रूस विश्व का कितना प्रतिशत कार्बन उत्सर्जित करता है, बताओ, 5.36%। और यदि इनमें प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की मात्रा देखी जाए कि चाइना प्रति व्यक्ति कितना कार्बन उत्सर्जित करता है, अमेरिका कितना करता है, यूरोपियन कंट्रीज़ कितना करती हैं, भारत कितना करता है, रूस कितना करता है, आप खुद आंसर दो इनका। मैं नहीं देने वाला इनका आंसर, आपको खुद को देना है, और वो भी बिना चीटिंग किए हुए, बिल्कुल अभी की अभी देना है। आंख बंद करो और एनालिसिस करो कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। मैंने किस तरीके से टेबल बनवाई थी और कहाँ पर क्या मान रखा था, बिल्कुल आपके माइंड में मेमोरी की तरह, बिल्कुल एक टीवी की तरह चलना चाहिए। जैसे आंख बंद करो तुरंत आंसर एक तरीके से डिस्प्ले पर चलना चाहिए, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, इस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है, वह कितना प्रतिशत करता है, बताओ। सबसे ज़्यादा करता है कतर, और कितना प्रतिशत करता है, 44।
44 मीट्रिक टन, न कि प्रतिशत। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? कतर है, 44 मीट्रिक टन। उसके बाद कौन सा है? त्रिनिदाद है, कितना करता है? 37.1%। उसके बाद कौन सा है? कुवैत है, कितना परसेंट करता है? 28.1%। क्वेश्चन हर तरीके से याद होना चाहिए। पेरिस समझौते के सदस्य देशों ने ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में क्या निर्णय लिया था? पेरिस समझौते में इसके सदस्य देशों ने ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में क्या डिसीजन लिया था? इन्होंने डिसीजन लिया था कि हम हर हाल में कोशिश करेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन दर है, उसको 1.5% से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए। कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं जाने देंगे हम। यह टारगेट लिया था पेरिस समझौते में इसके सदस्य देशों ने। कितने डिग्री सेल्सियस का? 1.5 डिग्री सेल्सियस का। वो क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि पेरिस समझौते में उसके सदस्य देशों ने ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में क्या डिसीजन लिया था? क्या वैश्विक तापन को कितने डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने का टारगेट लिया था? ऑप्शन ए 1.5 डिग्री सेल्सियस, बी 2 डिग्री सेल्सियस, सी 3 डिग्री सेल्सियस, डी 1 डिग्री सेल्सियस। बताओ। 1.5 डिग्री सेल्सियस। INDC का फुल फॉर्म बताओ। INDC, इंटेंड, नेशनलिटी, डिटरमाइंड, कंट्रीब्यूशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भावी राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान। ये क्या है भाई लोगों? ये क्या है? ये है पेरिस समझौते के दौरान कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लिया गया लक्ष्य। पेरिस समझौता एक कैसा समझौता है? एक बाध्यकारी है और एक स्वैच्छिक भी है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समझौता है जो आंशिक रूप से बाध्यकारी और अंशतः स्वैच्छिक है? तो वो है पेरिस समझौता। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन उत्सर्जन में कमी। कौन से देश ने कितना टारगेट लिया, कब तक कंप्लीट करने का लिया? मैं लिख इस वजह से नहीं रहा, आप ज़्यादा जल्दी तरीके से समझ जाओगे इसको। आपको समझाना नहीं है, आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछना है। आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछना है और आपको उसको आंसर देना है, बिल्कुल सही आंसर, ईमानदारी के साथ। क्वेश्चन, भारत ने कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य कब लिया था, कब तक पूरा करने का लिया था और कितना % कमी का लिया था? दोबारा नहीं बोलूंगा मैं, क्वेश्चन रिपीट कर लो। आंसर है 2005, लक्ष्य प्राप्ति का वर्ष 2030 और 33 से 35% की कमी का। कार्बन उत्सर्जन में कमी का सर्वाधिक लक्ष्य या कार्बन उत्सर्जन में सर्वाधिक कटौती का लक्ष्य कौन से देश ने लिया था? चीन ने लिया था, चाइना ने लिया था। उसका आधार वर्ष क्या था? 2005 था। प्राप्ति वर्ष क्या था? 2030 था। शीर्ष 5 देशों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीर्ष 5 देशों में कार्बन उत्सर्जन में कटौती का सबसे कम लक्ष्य कौन से देश ने लिया था, कितना % लिया था, उसका आधार वर्ष क्या था और उसकी लक्ष्य प्राप्ति का वर्ष क्या था? बताओ। 5 क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल घुमा के पूछ लिया। तो भाई लोगों, वो था चाहे अमेरिका, कि जो 5 शीर्ष देश थे उसमें कार्बन उत्सर्जन की कमी का सबसे कम लक्ष्य लिया था अमेरिका ने। वो लिया था 26 से 28%, जिसे पूरा करना था 2025 तक, जिसने टारगेट लिया था 2005 में। ठीक है। भारत ने पेरिस समझौते पर कब सिग्नेचर किए थे? 2 अक्टूबर 2016 को। भारत पेरिस समझौते का कौन सा सदस्य देश था? 62वां। पेरिस जो जलवायु समझौता था वो अंतर्राष्ट्रीय कानून कब बना था? 4 नवंबर 2016 को। भारत ने प्रत्येक परिवार को बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य कौन से समझौते के दौरान लिया था? बताओ।
भारत ने प्रत्येक परिवार को बिजली मुहैया करवाने का, दोबारा से बोल रहा हूँ, भारत ने प्रत्येक परिवार को बिजली मुहैया कराने का या उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब और किस समझौते के दौरान लिया था? कब और किस समझौते के दौरान लिया था? बताओ, याद करो, कब लिया था? 2000 कब लिया था? पेरिस समझौते में लिया था। जब भारत ने पेरिस समझौते में सिग्नेचर किया था तो उसमें एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग के दौरान भारत ने लक्ष्य लिया था कि भारत 2022 तक प्रत्येक परिवार को बिजली मुहैया करवाएगा, बिजली उपलब्ध करवाएगा। और भारत इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो नवीकरणीय विद्युत उत्पादन के जो स्रोत हैं उनकी क्षमता को कितनी गुना बढ़ाया? भारत ने पेरिस समझौता के दौरान प्रत्येक परिवार को विद्युत उपलब्ध करवाने का लक्ष्य लिया था और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत ने नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों की क्षमता में कितना गुना वृद्धि करने का टारगेट लिया था? 4 गुना वृद्धि करने का। और टोटल कितना उत्पादन करने का टारगेट लिया था? भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने का टोटल टारगेट कितना लिया था? 175 गीगावाट, जिसमें सर्वाधिक किसके द्वारा उत्पादन था? सौर ऊर्जा द्वारा 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा द्वारा 60 गीगावाट, जैव शक्ति द्वारा 10 गीगावाट, लघुपन या जल विद्युत द्वारा 5 गीगावाट। हो गया रिवीजन 2 बार। एक बार मैंने आपको रटा दिया लिखवाते वक्त, दूसरी बार मैंने रिवीजन करवा दिया याद करने के बाद। आपका कितनी बार रिवीजन हुआ? टोटल 3 बार। कितने टाइम में? समथिंग 40 मिनट। आपका 40 मिनट में 3 बार रिवीजन करवा दिया। एक बार मैंने लिखवा दिया, दूसरी बार आपने याद कर लिया और तीसरी बार मैंने रिवीजन करवा दिया। 40 मिनट में 3 बार रिवीजन। अब इसका देखो ऑब्जेक्टिव वीडियो जो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की पीडीएफ लेनी है। टोटल मैं एनवायरनमेंट के 300 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया। फर्स्ट पेपर के टोटल 700 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, वो भी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। और यदि आपको उनकी पीडीएफ लेनी है तो मेरे कांटेक्ट नंबर है, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो 2020 में जो जेआरएफ का एग्जाम होगा उसका टारगेट लेके बना हुआ और उसका टारगेट है कि आप सभी का जो इस ग्रुप में इंक्लूड है उनका 75% प्लस का स्कोर हो, और उसके कांटेक्ट नंबर भी यही है। ध्यान रखना, इन दोनों का पीडीएफ लेने का और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का चार्ज है ओनली ₹, जो मैं आपको फोन पर बताऊंगा। जब आप मेरे को इन कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। और अब मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ढेर सारा लाइक करो, ढेर सारे कमेंट करो, मेरी और आपकी इज्जत का ध्यान में रखते हुए। ठीक है, बाय। और यहाँ से कोई नया क्वेश्चन बन रहा हो तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, बाय।